बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी मैं ना जीआईटी से रिलेटेड कुछ ऑर्डर हैं वो डिस्कस करने लगा हूँ। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिहाज से भी और वाइवास के लिहाज से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनमें सबसे पहला नंबर जो आता है ना वो होता है वोमिटिंग का, या जिसे दूसरे नाम देते हैं एमएससीज हो गया। एमएससीज हो गया, इसकी बेसिकली क्या है, रिफ्लेक्स लॉस हो जाता है, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट थ्रू द माउथ हो गया। मतलब इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन गाइडलाइन के लिहाज से मैं लिखूँ तो होता है रिफ्लेक्स लॉस ऑफ अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स थ्रो माउथ। मतलब मुंह के ज़रिए जो है ना वो सारे के सारे रिफ्लेक्स का लॉस होना, ये कहलाता है वोमिटिंग हो गया। मैकेनिज़्म क्या है वोमिटिंग का, वो इम्पोर्टेंट है जो आपको आना चाहिए। ये ड्रा करने के लिए मैं आपको बिल्कुल ईजीएस्ट वे में बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, इरिटेशन होती है। कहाँ पे होती है, या इरिटेशन कह लें या फिर ओवर डिस्टेंशन कह लें, ये तीन इसकी ना मेन काज है। ओवर डिस्टेंशन कह लें या ओवर एक्साइटेबिलिटी कह लें। एक्साइटेबिलिटी हो गया, ठीक है। ये आप स्पेलिंग को देख लीजिएगा। किस चीज़ की, अपर जीआईटी की। मतलब अपर जीआईटी में क्या आता है, स्टोमिक आ गया, एसोफेगस आ गया, इस सारे के सारे की जो है ना वो इरिटेशन हुई। फिर क्या होगा, इफरेंट इम्पल्सिस कहाँ जाएंगी, वेगस और सिंपैथेटिक फाइबर के ज़रिए। मतलब यहाँ से इरिटेशन से क्या होगा, इफरेंट इम्पल्सिस जाएंगी किसके ज़रिए, वेगस के ज़रिए। हमें पता है ना वेगस भी सप्लाई करती है, और सिंपैथेटिक जो है ना वो विसरास को वेगस ने सप्लाई करना है, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी होती है, ठीक है। वेगस और सिंपैथेटिक के ज़रिए जाएगी कहाँ तक, वोमिटिंग सेंटर तक। ये दोनों इफरेंट्स कहाँ पे जाएंगी, वोमिटिंग सेंटर तक। अब ब्रेन के अंदर होता है जनाब वोमिटिंग सेंटर। इसकी अगर एग्जैक्ट लोकेशन करें तो आप कह लें कि ट्रैक्टस सोलिटायस जो होता है ना उसके बिल्कुल साथ, ठीक है। आपने ये न्यूरो में पढ़ाई होगा ना, उसके बिल्कुल साथ जो होता है ना वोमिटिंग एक सेंटर होता है, वहाँ तक जाती है इम्पल्सिस। ये अगर आपने पढ़ा हो ना मेडुला, उसके अंदर ये आता है सारे का सारा ट्रैक्टस सोलिटायस। वहाँ से फिर क्या होना है, इफरेंट्स आनी है, उसने सारे के सारे डिटेक्ट करना है वोमिटिंग सेंटर ने। वोमिटिंग सेंटर ने फिर क्या करना है, इफरेंट देनी है किसके ज़रिए, जो है ना फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ और टेंथ और ट्वेल्थ, यानी 5, 7, 9, 10, 12। 9, 10, 12 इकट्ठी, और 5 और 7 के दरमियान 6 नहीं है, बस 5 से लेके 12 तक करना, लेकिन 6 इसके अंदर से उड़ा देना और 8 भी उड़ा देना, 6 और 8 नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से जाएगी फिर ये क्रेनियल नर्व की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी, क्रेनियल C5, C7, C9, C10 और C12 हो गया। अब फिर क्या होगा, ये जाएंगी एफरेंट्स अपर GAT के पास, थ्रू स्पाइनल नर्व टू दी डायाफ्राम भी जाएगी, ठीक है। अब डायाफ्राम को भी सप्लाई कर रही है, इसके अलावा जो है ना वही एब्डोमिनल मसल को भी सप्लाई कर रही है, ठीक है। अब इनके ऊपर सारे का सारा होगा। हमें पता है जब हमें वोमिटिंग होती है तो हमारा डायाफ्राम अपवर्ड जाता है, एब्डोमिनल मस्क कंस्ट्रिक्ट करते हैं, अपर जीआईडी में जो है ना एंटी पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से हमें सारे की सारी वोमिटिंग होती है। अच्छा, अब इसका बेसिकली इफेक्ट क्या है डायाफ्राम और एब्डोमिनल, हमें पता है क्या आने से पहले ना एक पेशेंट लंबा सांस लेता है इस तरह करके, तो आप कह सकते हैं, ये जस्ट बताने के लिए, मजाक नहीं है, डीप ब्रेथ लेगा, ठीक है। इसके बाद उसकी जो होती है ना गले में हाइड बोन होती है, आपने पढ़ा होगा ये हेड एंड नेक के अंदर, ठीक है। हाइड बोन होती है, प्लस जो लेरेक्स होता है ना, ये क्या करेगा, थोड़ा सा ना रेज होगा, ताकि मतलब थोड़ा सा आगे की तरफ। अब उसका गला देखेंगे तो वो आगे की तरफ होगा, रेज्ड होगा, ताकि क्या हो, जो अपर स्फिंक्टर है ना एसोफेगस की, ये एसोफेगस इसका अपर स्फिंक्टर है, ये इजीली जो है ना ओपन हो सके। अपर स्फिंक्टर जो है ना इसकी ओपनिंग हो जाती है। अब इसकी ओपनिंग से फिर क्या होगा, जब लेरेक्स थोड़ा सा बड़ा होगा तो क्या होगा, ग्लॉटिस क्लॉज होगा, ताकि जो फूड कंटेंट वापस आ रहे हैं वो कहीं लंग्स के अंदर खुदा न खासा ना चले जाएं, ठीक है। इसके अलावा जो नेज़ल के ऊपर जो होता है ना सॉफ्ट पैलेट, वो क्या करता है, पोस्टीरियर नेरिस को जो है ना वो कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। मतलब सॉफ्ट पैलेट भी जो है ना वो अपवर्ड लिफ्ट हो जाता है टू क्लोज़ करने के लिए। जो नेज़ल नेरिस है ना, नेज़ल नेरेज,
मतलब नॉस्ट्रल जो पीछे वाले होते हैं ना, मुंह के अंदर जो खुल रहे होते हैं, आगे वाली नॉस्ट्रल की ओपनिंग, उसको क्लोज कर लेता है। इसके अलावा जो डायाफ्राम और एब्डोमिनल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब इनकी कॉन्ट्रैक्शन से, डायाफ्राम और एब्डोमिनल मसल की कॉन्ट्रैक्शन से दरमियान में क्या है, स्टोमिक है, ठीक है। तो ये सारे के सारा इसके ऊपर प्रेशर आएगा, तो इससे फिर सारे का सारा ऊपर की तरफ बल जाना है। तो ये थी सारी की सारी। अब क्या होगा, एंटी पेरिस्टालसिस जो है ना वो मूवमेंट वो शुरू होगी कहाँ से, एंटी पेरिस्टालसिस, ठीक है। मैं जल्दी में लिख रहा हूँ इसलिए आप खुद देख रहे हैं। कहाँ से शुरू होगी, लोअर पार्ट ऑफ इलियम, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ना इलियम, वहाँ से स्टार्ट होगी और फिर ऊपर जाती जाएगी, फिर स्टोमिक जेजिनम के अंदर, फिर ड्यूडिनम के अंदर, ड्यूडिनम से फिर स्टोमिक के अंदर, स्टोमिक से फिर लोअर स्फिंक्टर ऑफ एसोफेगस ओपन होगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक से फिर अपर स्फिंक्टर ओपन होगा और माउथ से बाहर हर चीज़, ठीक है। अब लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर रिलैक्स करेंगे, फिर स्टोमिक का सारा वो ऊपर आ जाएगा। अब नेक्स्ट एक बात उसने यहाँ पे की हुई है कीमो रिसेप्टर की, या इसका दूसरा नाम है ट्रिगर जोन, दूसरी मार्कर 1 मिनट में लेता हूँ। ये है कीमो रिसेप्टर्स, इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रिगर जोन। ये ब्रेन के अंदर वो स्मॉल एरिया है जो स्टिमुलेट हो तो इसकी वजह से वोमिटिंग होती है। मतलब आप कह लें स्मॉल एरिया ऑफ ब्रेन दैट अपॉन स्टिमुलेशन, जिसकी स्टिमुलेशन से क्या होती है, वोमिटिंग होती है। इसकी अगर अक्सर लोकेशन पूछ ली जाती है तो ये लोकेशन आप कह लें कि फोर्थ जो है ना वेंट्रिकल ब्रेन के अंदर, उसके जो है ना वो बाइलेटरली या अबाव इसके जो एरिया होता है जिसे हम पोस्ट्रीमा कहते हैं, इसने यहाँ पोस्ट्रीमा का जिक्र किया हुआ है। ये सारा न्यूरो से रिलेटेड है, बस आप नाम याद रखने, पोस्ट्रीमा। फोर्थ वेंट्रिकल के बाइलेटरली ये होता है कीमो रिसेप्टर एरिया, जिसे हम ट्रिगर जोन भी कहते हैं। अच्छा, अब ये केमिकल कौन कौन से आते हैं जो इसको ट्रिगर करते हैं, आपने लिख देना। एक होता है मॉर्फिन, जो पेन किलर एक किस्म की है मेडिसन, ठीक है। इसके अलावा डिजिटैलिस आप लिख दें, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं एपोमार्फिन, मार्फिन और एक एपोमार्फिन भी होती है, ठीक है। डिजिटैलिस डेरिवेटिव्स हो गए। इम्पल्सिस जो होते हैं ना वो वेस्टिबुलर के ज़रिए ऊपर कीमो रिसेप्टर में सिंपली आ जाते हैं। अब ये मेडिसिन थोड़ी सी याद कर लीजिएगा आप, केमिकल है बेसिकली यार, मेडिसिन तो मैं कह रहा हूँ। मोशन सिकनेस का उसने फिर आगे जिक्र किया हुआ गाइटन में। मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस बेसिकली क्या है कि जो रैपिडली चेंजिंग हो रही है ना बॉडी की मोशन से, वो क्या करती हैं कि उसकी वोमिटिंग कराते हैं। मतलब अगर उसका पहले ट्रिगर जोन ज़्यादा है तो जो रैपिडली बॉडी चेंजेस है ना, मतलब अगर वो लेटा हुआ है तो वो बैठेगा तो उसे वोमिटिंग शुरू हो जाएगी, यही आप कह लें। रैपिडली चेंजिंग मोशन ऑफ बॉडी जो है ना, वो अगर वोमिटिंग काज करे तो हम इसे कहते हैं मोशन सिकनेस है। मतलब मोशन की वजह से वो बीमार होता है, हरकत करने की वजह से उसे वोमिटिंग आ जाती है। अब मैकेनिज़्म क्या है, जो ही वो मोशन करेगा, मतलब हरकत करेगा कोई ना कोई, तो क्या होगा, लेबरेंस रिसेप्टर्स होते हैं कान के अंदर। मैं 1 मिनट स्पेलिंग लिख लूँ, LABYRINT, लेबरेंस रिसेप्टर। ये आपने इंटरनल एयर के अंदर पढ़ा होगा, जो होते हैं ना रिसेप्टर, वो कान के अंदर होते हैं। वो क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई बंदा मूव कर रहा है, इसका काम ही बैलेंस और मोशन को बताना है ना, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इम्पल्सिस करेंगे किसके पास, सेरिबेलम के पास। सेरिबेलम न्यूक्लियाई होते हैं ना ब्रेन के अंदर, उसके पास इम्पल्सिस जाएंगी थ्रू। इसके भी जो है ना वो वेस्टिबुलर, अगर मोर में अगर ज़्यादा कह दूँ तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, ये गाइटर में लिखा हुआ है, ठीक है। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के पास जाएंगी, वहाँ से क्या करेंगी, कीमो रिसेप्टर जो है ना ट्रिगर जोन, यानी ये वाला जो जोन था इसको भी एक्टिवेट कर देंगे। मतलब कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को एक्टिवेट कर दिया। अब जब ये एक्टिवेशन होगा तो फाइनली जो है ना वोमिटिंग हो जाएगी। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, मोशन सिकनेस। अब नेक्स्ट जो है ना इसका एक और उसने बताया हुआ है, वो है नोज़िया। ये प्रेगनेंसी के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। नोज़िया बेसिकली है क्या, ये है डिसएग्रीएबल सेंसेशन है दैट अकर टू प्रोड्यूस द वोमिटिंग। होगा मतलब हमें अच्छी फीलिंग नहीं आती, डिसएग्रीएबल सेंसेशन। अगर मैं गाइडन को ही फॉलो करूँ तो डिसएग्रीएबल सेंसेशन दैट लीड टू वोमिटिंग होगा, आप ये कह सकते हैं, ये होती है नोज़िया होगा। अब इसका क्या है, इसने भी वही जो है ना वोमिटिंग सेंटर जो है ना ब्रेन के अंदर, उसकी एक्टिवेशन करनी है, ठीक है।
सब कॉन्शियस एक्साइटेशन ऑफ द एरियन मेडुला, जो मेडुला के अंदर जो है ना सारे का सारा क्या करनी है, उसकी एक्साइटेशन करवा देनी है। अब ये किस किस वजह से नोज़िया होता है, या तो जो है ना वो जीआईटी की ना इरिटेटिव इम्पल्सिस आ रही हैं तो वो वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेगी जो मेडुला के पास पड़ा हुआ है, ठीक है, टेक्टस सोलिटैरिस के साथ बिल्कुल पड़ा हुआ है ना, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। या फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो है ना वो इम्पल्सिस आ रही हैं वो थोड़ा सा करेगा, या फिर मोशन सिकनेस जो है ना, ये तीन चीज़ें जो है ना वो क्या करती हैं, नोज़िया का काज करवाती हैं। अब नेक्स्ट फिर उसने एक बात और डिस्कस की हुई है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की। गैस्ट्रो जीआईटी लिख दो तो यार, जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन ये किस किस वजह से जनाब हो सकती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की जो मेन वजह है ना वो एक है हर्निया, मतलब उस शख्स को एब्डोमिनल हर्निया है, कोई भी हो सकता है, या फिर कोई ना फाइब्रोटिक कॉन्स्ट्रिक्शन है जीआईटी के जो उसकी ऑब्स्ट्रक्ट करवा रही है, या फिर कोई जीआईटी का पार्ट जो है वो क्या है, पैरालाइज्ड है, ठीक है, जीआईटी का कोई ना कोई पार्ट पैरालाइज्ड हो गया, या वहाँ पे स्पेज़म हुआ पड़ा है, या फिर कोई कैंसर यानी ट्यूमर है। ये 4-5 वजह हैं जो कि ऑब्स्ट्रक्शन करवा रही है जीआईटी के, या गाइडन के अंदर आपने टॉपिक देख लेना। अब नेक्स्ट जो है ना वो इसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, जो होते हैं ना एक ये होता है स्टोमिक हो गया, यहाँ पे होता है कार्डिक स्फिंक्टर, और यहाँ पे होते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो क्या करेगा, स्टोमिक जो है ना वो यहाँ पे सारे का सारा मवाद भर जाएगा, ये इसको पुश करेगा और वोमिटिंग को एक्टिवेट करेगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी को जो है ना वो न्यूट्रिशन वो भी कम हो जाएगी, जो पानी वगैरह जाना होता है वो भी डिहाइड्रेशन का शिकार वगैरह होगा, एसिड बेस बैलेंस जो है वो मेन होता है जो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा सारे का सारा। अब अगर लोअर एंड ऑफ दिस वो कह रहा है कि अगर यहाँ से फिर डूडिनम, जेजिनम और इलियम, सपोज कि ये इलियम के ऊपर अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है, यानी लोअर एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर हो गया, तो यहाँ पे मोस्टली जो होता है ना वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब, यहाँ पे जो फीकल मटेरियल है ना वो इस तरह की शेप की जो है स्ट्रक्चर सारे का सारा लोअर एंड ऑफ द इलियम पे होता है। तो यहाँ से अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो हम कहेंगे कि जो वोमिटिस है ना, मतलब जो वोमिटिंग के अंदर मटीरियल आ रहा है वो फीकल मटीरियल हम उसे कहेंगे कि उसके अंदर फीकल मटीरियल वाले करेक्टरिस्टिक है। समझ आ रही है मेरी बात की, बिल्कुल ईजी है यार। अगर यहाँ से आएगा तो फीकल मटीरियल होगा, अगर यहाँ से आएगा तो फीकल नहीं होगा। मोस्टली जो है ना बोलस और यहाँ क्या कहते हैं यार इसे, यहाँ जो बनता है काइम वो निकल के बाहर को आएगा, ठीक है। अब एसिडोसिस हो जाएगी इस वजह से, जब क्या आती है तो एसिडोसिस होता है क्योंकि लॉस हो जाता है HCO3 नेगेटिव का, तो इस वजह से क्या होती है, एसिडोसिस हो जाती है। अगर तो जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन उसके ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ये भी तो जीआईटी का हिस्सा है ना, तो पेशेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो करेगा मुझे जनाब कॉन्स्टिपेशन तो मेन रोल है ना। जब उसे क्या आएगी तो उसको लगेगा कि जो स्मेल आ रही है वहाँ से जो उसके फीकल मटेरियल में है वही है, मतलब वोमिटिस इज़ फीकल मटेरियल। यहाँ पे ज़्यादा फीकल मटेरियल वाले जो है ना वो करेक्टरिस्टिक आएंगे इसके अंदर। इसके अलावा जो है ना उसके डिहाइड्रेशन भी होगी क्योंकि पानी तो वहाँ से निकल ही नहीं रहा ना, और सारी की सारी कैसे आ रहा है, वोमिटिंग से आ रहा है, ठीक है। अब फ्लूइड की कमी होने की वजह से क्या होगा, सर्कुलेटरी शॉक हो जाएगा, सर्कुलेटरी शॉक सारे का सारा हो जाएगा। अच्छा, अब अगर लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादा देर तक ब्लॉक रही है तो मटीरियल यहाँ इकट्ठा इसको स्वेल करता है, आखिरकार इसने फट जाना है, मतलब रैप्चर ऑफ इंटेस्टाइन भी ये काज कर देता है, मतलब रैप्चर ऑफ इंटेस्टाइन, और ये अगर फट गई तो बहुत हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ना वो थोड़ी सी गैसेस का जिक्र कर रहा है, गैसेस इन जीआईटी। तो वो गैसेस कहाँ से आ जाती है, एक तो हम जो सांस लेते हैं ना स्वेलोड एयर, उसमें से कुछ गैसेस आ जाती हैं, ठीक है। एक जो होता है ना वो इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना वो बैक्टीरिया होते हैं, वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। दूसरा जो है ना वो ब्लड मेंटेरिक प्लेक्सिस होता है ना यार, मेंटेरिक प्लेक्सिस जो वेसल सप्लाई करती हैं जीआईटी को, वहाँ से कुछ ऑक्सीजन या CO2 जो है ना या गैसेस, दूसरी गैसेस वो डिफ्यूज़ होकर जीआईटी के अंदर आ जाती है। तो ये 3 सोर्सेज है इसके मेन। अच्छा, अब गैसेस में इंक्लूड कौन कौन सी, अगर हम स्टोमिक की बात करें ना तो वो कह रहा है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मतलब ये दोनों हवा से भी आ सकती हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो ठीक है। अब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की मैं बात करूँ ना तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CO2 होगी,
ऑक्सीजन तो ऑलरेडी सेल ने ऊपर यूज़ कर ली, तो CO2 से उड़ जाएगी। अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ये ब्लेंडर ऑफ गैसेज है, मतलब ये पूरा का पूरा सिलेंडर है एक किस्म का। इसके अंदर क्या होगा, CO2 होगा, मीथेन गैस होगी, CH4 आप कह लें, ठीक है, H2 हाइड्रोजन गैस होगी, ऑक्सीजन गैस भी आ जाएगी, कहीं ना कहीं से नाइट्रोजन गैस भी आ जाएगी। ये मतलब ये बैक्टीरिया वाला जो ज़्यादा एरिया है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन में सारे का सारा होगा। नेक्स्ट एक उसने लिखा हुआ है डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम बेसिकली है क्या, ये है नोज़िया, वीकनेस एंड पाल्पिटेशन हो जाती है, सिंड्रोम होती है। बेसिकली वो पेशेंट जिनकी या तो गैस्ट्रेक्टमी हो गई हो या जेजोनेक्टमी हो गई हो, ठीक है, इन दो पेशेंट जो है ना वो जब खाना खाते हैं ना, मतलब मील लेते हैं, तो इन्हें ना अजीब सी फीलिंग आती है, मतलब इन्हें नोज़िया होना शुरू हो जाता है, इन्हें क्या होता है, वीकनेस होती है, ठीक है, वीकनेस फील होती है, या फिर इन्हें पाल्पिटेशन फील होती है, ठीक है, जब भी वो खाना खाते हैं। तो इस सिंड्रोम को हम कहते हैं डंपिंग सिंड्रोम। अब इनका हल भी क्या कर सकते हैं बेचारे, कभी पहले ही गैस्ट्रेक्टमी हो चुकी है, जो नेक्टमी हो चुकी है, कुछ ऐसी वेसल्स हैं जो कि हाइपर एक्साइटेड हो चुकी है, जो कुछ कट कुट गई हैं, वेगस नर्व कट गई है, तो इस वजह से जो है ना वो डंपिंग सिंड्रोम इनको आती है, मतलब पाल्पिटेशन होगी, नोज़िया होगा, और इसके अलावा क्या होगा, वीकनेस फील करेंगे। तो गाइस ये तो सारे का सारा किसके से रिलेटेड, वोमिटिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट जो है वो मैं एसोफेगस का करूँगा। अभी वीडियो लंबी होगी, अगली वीडियो में आ जाएँ आप।